फिर फैन चला देना हल्का। Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab Badr. Today I am going to discuss about the cell cycle and cell division. बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों, शुरू करते हैं इसी के साथ नया टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चा पार्टी। Where is बच्चा पार्टी? प्लीज़ ज्वाइन फास्ट। आ जाइए बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। आज बेटा हमें पढ़ना है माइटोसिस। क्या पढ़ना है बच्चों? माइटोसिस पढ़ना है, ठीक है ना? आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट शुरू करें। सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। 1 पे चलाना। चाय हो पिला दो यार। नहीं, ठीक। आ जाइए सारे बच्चे। सब आ गए? पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है क्या तुम लोगों का? जो है 60 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में आते हैं 13 स्टूडेंट। मजाक बना रखा है क्या सबने? दिव्या मैम बेटा कल लेंगी। दिव्या मैम एक्चुअल में आज उनकी थोड़ा सा फीवर था उनको, इस वजह से वो कल क्लास लेंगी, ठीक। हाँ, ऑनलाइन बैच में 60 से 65 स्टूडेंट जो है ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन लाइव क्लास में आते हैं बस जो है 15, 25। ये मजाक चल रहा है क्या? हाँ, ऐसे चलेगा? ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना? दिमाग खोल लो और आओ पढ़ाते हैं। हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं बच्चों। माइटोसिस में हमने बताया था कि अगर एक सेल से 2 सेल बनती है। कितने सेल? 2 सेल बनती है। 2 सेल बनती है। अगर एक सेल से 2 सेल बनती है तो उसे माइटोसिस कहते हैं। कितने लोग ऐसे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, हाथ उठाएं। माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। जी बेटा ऑफलाइन 26 से स्टार्ट है। 26 से ठीक बेटा, बगल वाले रूम में होती है, बगल वाली हाल में होती है, ठीक है ना? स्टूडियो के जस्ट बगल में हाल है, ठीक। चलिए, हिंदी सभी को आ रही समझ में? अगर एक सेल से 2 सेल बनती है तो उसे माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस। चलिए अब देखिए, दिमाग एकदम देखो, दिमाग लगा के पढ़ना, सुनते जाओ। चलिए इसमें बताइए, सभी लोग पढ़ चुके हो? हमें तुम्हें बताया था कि एक होता है बच्चों इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस। कितने लोगों को याद आ रहा है?
एम फेस में क्या क्या होता था बच्चों? कैरियोकाइनेसिस, पहला स्टेप क्या था? कैरियोकाइनेसिस था। दूसरा स्टेप क्या था? साइटोकाइनेसिस। क्या था? साइटोकाइनेसिस। ये कितने लोगों को याद है? इंटरफेस सभी ने पढ़ लिया था। इंटरफेस में G1 S G2 ये पढ़ लिया था सभी ने। आज हम पढ़ेंगे एम फेस। एम फेस में क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। ठीक। अब अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन बच्चों? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक। अभी बताते हैं माइटोसिस और फिजन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना। माइटोसिस में क्या हो रहा है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन फिजन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, फिजन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? समझ गए सभी लोग? नहीं कोई बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ पे सेल शो करते हैं, यही हमें पढ़ना है। क्लियर? अब हम देखो पढ़ाते हैं एक बढ़िया चीज़ आपको। ये एक सेल है बेटा। ठीक। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। ये क्या है इसका? पढ़ के आए हो? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब पहला स्टेप क्या होगा इसमें बेटा? पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अभी बता रहे हैं, काहे बकर बकर बोले जा रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। ठीक। अब फर्दर क्या हुआ? अब बताओ, जब कैरियोकाइनेसिस हुई इस सेल के अंदर क्या बन गया? दो न्यूक्लियस बना, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या हुआ? डिवीज़न। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो दो न्यूक्लियस बने। ठीक। अब फर्दर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यानी अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो यहाँ पे दो सेल बन गए। ठीक। ये दो सेल बने, तो एक सेल से दो सेल का बनना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है, पूरी प्रोसेस कहलाती है बच्चों माइटोसिस। ठीक। माइटोसिस। अब यही कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज आती है। एक होती है प्रोफेस, देन आती है मेटाफेस, देन बनती है बच्चों एनाफेस, देन बनती है बच्चों टीलोफेस। टीलोफेस 4 पीमैट। क्लियर? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। क्लियर है? बताइए फटाफट। चलिए, तो क्या हुआ? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस का फॉर्मेशन हुआ।
अब साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होती है, एक होती है प्लांट के अंदर, ये अलग होती है, और एनिमल के अंदर क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस की। तो अब यहाँ पे देखिए हमने बताया क्या था, एक सेल से जब दो सेल बनती है तो उसे माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दो बात याद रखना, इसके दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर है कि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक। अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, हाफ हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है बच्चों, हाफ हो जाता है। क्लियर, ये पहले भी बताया था। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चंस इसी पे हो जाए पहले, है ना। चलिए बताइए बच्चों, जो जो पूछेंगे वो बताना। ये एक सेल है बेटा, ठीक। ये सेल डिवाइड करके इसने बना दिया दो सेल। क्या बना दिया, दो सेल बन गई। अब इसमें सवाल हम पूछते हैं, सबसे पहले तुम्हें पहला सवाल है कि नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड, इसमें कौन सा डिवीज़न हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न हुआ है। ये क्वेश्चन है, एक सेल से दो सेल बने। नंबर ऑफ सेल फॉर्म कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, ठीक। और क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम क्या होंगे, ठीक। आपको बतानी है कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ठीक है ना। चलिए बताइए बच्चों, नंबर ऑफ सेल फॉर्म, कितने सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे बेटा, दो सेल, हमने लिख दिया 2। अमाउंट ऑफ डीएनए पहले की अपेक्षा हाफ ऑफ पेरेंट सेल, हाफ ऑफ पेरेंट सेल, ये पेरेंट माना जाएगा ना। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा बच्चों, रिमेन सेम, रिमेन सेम होंगे, ठीक है ना। पोलैरिटी बताइए, इसकी पोलैरिटी मान लीजिए 2n है, तो इनकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी रिमेन सेम, पोलैरिटी रिमेन सेम एज पेरेंट, एज पेरेंट। अगर पेरेंट की पोलैरिटी 2n है तो इसकी भी क्या होगी, 2n होगी, क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। क्लियर है। अब बताइए क्या कोई वेरिएशंस होंगे, क्या कोई वेरिएशन होगा बेटा, वेरिएशन होगा। वेरिएशंस में लिखना आगे नो वेरिएशन, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगा, नो इवोल्यूशन, नो वेरिएशन सीन, ठीक है ना। नो वेरिएशंस, बिकॉज उसी से जो है क्या हो रहा है, सेल्स बन रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर, याद रहेगा बच्चों। यस, आइडेंटिकल ऑफ दी पेरेंट्स होंगे,
वेरिएशंस का मतलब होता है कि इससे थोड़ा सा बदलाव आए। और जैसे मेरे शरीर में माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है तो सेल्स बार बार डिवाइड करती जा रही हैं, उसका नंबर बढ़ रहा है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई इवोल्यूशन नहीं आ रहा है। नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, यस ऑफ कोर्स नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। नबीला सुहेल, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। पोलैरिटी का मतलब होता है कि हैप्लॉइड कंटेंट या डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। आगे बढ़ जाएं आगे। चलिए आइए आगे आइए। अब हम पढ़ते हैं पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दिमाग लगा के सुनिएगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सबको पता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। अब समझिए, पहला स्टेप है प्रोफेस। तो हुआ क्या, सब लोग देखना दिमाग लगा के। ये है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसका नाम न्यूक्लियोलस है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? न्यूक्लियोलस पढ़ा था, है। और ये है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। और इसी के अंदर डीएनए जो पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम, वो बिल्कुल कोआइल्ड है। क्या है बच्चों? कोआइल्ड हैं। क्रोमैटिन जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल कंडेंस्ड हैं एकदम। ये इस तरीके से क्रोमैटिन पड़े हुए, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है बच्चों? कोआइल्ड है। कोआइल्ड क्रोमैटिन दिखा, ठीक। ये है अर्ली प्रोफेस। क्या कहते हैं इसको बच्चों? अर्ली प्रोफेस। ये है अर्ली प्रोफेस, ठीक। सबसे पहले क्रोमोसोम यहीं दिखना शुरू हुआ। ये जो क्रोमैटिन देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स आपको बेसिकली नज़र आ रहे हैं। तो अर्ली प्रोफेस में ऐसा हुआ। और इसके बाद क्या होता है? अर्ली प्रोफेस के बाद बच्चों अब यही क्रोमैटिन ओपन होना शुरू हुई। क्रोमैटिन ओपन होना शुरू हुई। इस तरीके से जब ये ओपन हुए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। दिमाग लगाना, जब ये ओपन हुए तो इस तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन क्रोमैटिन। ओपन क्रोमैटिन क्या है? ओपन क्रोमैटिन। और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहीं पर बच्चों, यहीं पर पाया जाता है परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल। अब हुआ क्या? ये बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हुए। और ये जो न्यूक्लियोलस हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, क्या है ये? न्यूक्लियोलस। अब ये इसको बोलते हैं मिडिल प्रोफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? मिडिल प्रोफेस बोलते हैं इसको, मिडिल प्रोफेस बोलते हैं। इसके बाद आता है
ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, ये है लेट प्रोफेस का। क्या है ये? लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में क्या होता है? लेट प्रोफेस में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब क्या होंगे बच्चों? सब ये देखिए डिसअपियर हो रहे हैं, ये डिसअपियर हो रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी क्या हो रही है बेटा? डिसअपियर। दिख रहा है सभी को? ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई और ये जो क्रोमोसोम थे, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये कंडेंस्ड होना शुरू हुए, हाई कंडेंसेशन हुआ और इन्होंने बना दिया क्रोमोसोम। क्या बना दिया बेटा? ये देखिए इस तरीके से जो है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से क्रोमोसोम बना। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, यानी लेट प्रोफेस की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो लेट प्रोफेस में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी क्या हो रही है बच्चों? ख़त्म हो रही है। नहीं समझ पाए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी क्या हो रही है? डिसअपियर। समझ पा रहे हो कि नहीं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे न्यूक्लियोलस हो, चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, सब खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक। और वहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट शो, यानी एब्सेंट। क्या हो जाएंगे बच्चों? एब्सेंट इन लेट प्रोफेस। किसमें बच्चों? लेट प्रोफेस में क्या हो जाएंगी? ये एब्सेंट हो जाएंगी। जब ये एब्सेंट होंगी बच्चों, तो तुमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स जो है मूव करेगा, एक सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड में। सेंट्रियोल्स कहाँ मूव करेगा बेटा? अपोजिट साइड में। ये सेंट्रियोल्स सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, आपने पढ़ा था। ठीक। सेंट्रियोल्स आपने पढ़ा था बेटा, ये सेंट्रियोल्स मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। देखिए ये सेंट्रियोल्स आ गए। तुमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ठीक। बताइए बेटा, ये इतना पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? कि ये है, दिमाग लगा के समझना। क्रोमैटिन कंडेंस पूरा एकदम उलझे हुए थे, क्वाइल थे, ओपन हुए। मिडिल प्रोफेस, लेट प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हुआ। ठीक। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? ये है वन क्रोमोसोम। तो वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 सिस्टर क्रोमैटिड, कह सकते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड। कितने लोग सहमत हैं ये बात से? वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 सिस्टर क्रोमैटिड। बता रहे हैं आगे बेटा, डिसअपियर हो गए क्या बनता है। थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक। बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सेंट्रियोल क्या करेगा? ठीक है ना? अब ये क्रोमोसोम जो है मिडिल में आना शुरू होंगे। अब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। हम चलते हैं, ये होगा हमारा प्रोफेस। हम लोग पढ़ते हैं मेटाफेस। ठीक है ना? मेटाफेस में चलते हैं। अब देखो मेटाफेस में क्या होगा। मेटाफेस में क्या होगा? क्रोमोसोम एम से मेटा, एम से मिडिल, क्रोमोसोम
कहाँ आएंगे बच्चों? मिडिल में आएंगे, क्रोमोसोम मिडिल में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सबसे एम से मेटाफेज, एम से मिडिल, एम से मिडिल, एम से बच्चों मोटे क्रोमोसोम और मोटे हो जाएंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल होंगे हमारी नेकेड आई से। विजिबल, नेकेड आई कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम ज़्यादा मोटे दिखेंगे। क्या दिखेंगे बच्चों? यहाँ पे क्रोमोसोम आपको ज़्यादा मोटे दिखेंगे। नहीं समझ पाए? अब देखना फिर आगे क्या होगा। ठीक, अब इसका डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम देखो, ये है बच्चों, वहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी तो मैं इसको एब्सेंट ही दिखा रहा हूँ। ठीक, अब देखो क्या होगा, यही क्रोमोसोम मिडिल में आना चाहेंगे। कहाँ आएंगे? मिड में। ये बनाएंगे मेटाफेजिक प्लेट। क्या बनाएंगे बेटा? मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। ये देखो सारे के सारे क्रोमोसोम आ रहे हैं मिड में, तो इन्होंने क्या बना लिया? मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। एम से मिड, एम से मेटा, और ये बहुत मोटे विजिबल होते हैं। अब ये कहाँ, यहाँ ऊपर क्या था बच्चों? सेंट्रियोल्स था, टू परपेंडिकुलर। सेंट्रियोल से फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स का। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे भी एक सेंट्रियोल्स थे बच्चों, याद है? सेंट्रियोल्स दो थे। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेस में हुआ था बेटा। कितने लोगों को याद आ रहा है कि साइटोप्लाज्म जो सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन होता है। ये बात मैंने बताई थी। अब इन्होंने बना दिया मेटाफेजिक प्लेट, और ये है बच्चों सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रियोल्स कहाँ होता है बेटा? सेंट्रियोल्स कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं, तुम बताओ, अगर इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा दूं तो साइटोप्लाज्म से बाइंड हो पाएगा? नहीं बाइंड हो पाएगा, है ना? इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना जरूरी है। ठीक, तो यहां से जब ये डिसअपियर हुई है तो यहां पे अब देखिए एक चीज और समझिए। तुम लोगों को ये बातें मैंने सेल वाले चैप्टर में बताई थी। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये इसका नाम क्या था बच्चों? इसको हम लोग बोलते थे सेंट्रोमियर। कितने लोगों को याद आ रहा है? इसको सेंट्रोमियर बताया था, और इसी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोखोर। काइनेटोखोर कहते हैं। इधर भी पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा बच्चों? काइनेटोखोर। ठीक, और ये जो धागा है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ये क्या है? थ्रेड लाइक पोर्टिनेशियस स्ट्रक्चर है। पोर्टिनेशियस स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक पोर्टिनेशियस स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब क्या होगा? ये है बच्चों सेंट्रियोल्स, ये है सेंट्रियोल्स। तो ये क्या है? ये किससे? हमेशा स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोखोर से अटैच होते हैं। याद रखना, किससे? कैप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द काइनेटोखोर। कैप लाइक स्ट्रक्चर्स। पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन कि बताओ ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं या काइनेटोखोर से, तो क्या बताओगे? कि काइनेटोखोर से अटैच होते हैं। ये किससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स? काइनेटोखोर के ऊपर। ठीक, काइनेटोखोर से अटैच होते हैं, ये बात याद रखना। काइनेटोखोर से अटैच होते हैं। दिख गया? चलिए अब क्या होगा बच्चों? ये हुआ मेटाफेजिक प्लेट बन गई, मिडिल में मोटे दिख रहे हैं। हम लोग जो है माइक्रोस्कोप से इसको बढ़िया से देखेगा हमको, है ना?
लाइट माइक्रोस्कोप का आप जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें नंबर इसका दिखेगा, नंबर दिखेगी, इसकी साइज दिखेगी, ठीक है ना। किस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं बच्चों? लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर एंड साइज इसकी हम लोग क्या होगी बच्चों? देखेंगे, यानी हम लोग मार्फोलॉजी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मार्फोलॉजी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल फाइबर? बताइए यहाँ पे। वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू 2 काइनेटोकोर। कितने लोग ये बात समझ गए? कितने लोग ये बात समझ गए? एक क्रोमोसोम है बेटा, है ना। 1 क्रोमोसोम, 2 स्पिंडल फाइबर, देखिए एक स्पिंडल फाइबर ये, एक ये, तो 2 स्पिंडल फाइबर, 2 काइनेटोकोर, एक काइनेटोकोर दूसरा काइनेटोकोर, और इज इक्वल टू 2 सिस्टर क्रोमैटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड। बताइए कितने लोग समझ गए? कितने लोग सहमत हैं? फटाफट बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सभी? कोई नहीं बोल रहा है, फटाफट कमेंट करो यात्रीगण। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेटाफेज के बाद एनाफेज में। देखो क्या होता है एनाफेज में, समझिए। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में ये जो अटैच है बेटा, मेटाफेजिक प्लेट जो फॉर्मेशंस इन लोगों ने किया था, ये जो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था बेटा, एनाफेज में यही अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। क्या बच्चों? क्रोमोसोम मूव करेंगे अपोजिट पोल पे या क्रोमैटिड? क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। ये सही है स्टेटमेंट या ये सही है? पहला सही है, दूसरा? क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल। कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला या दूसरा? क्रोमोसोम मूव करेंगे या क्रोमैटिड? ज्योति धवन 1 ऑप्शन। अब क्या होगा देखिए, ये एनाफेज में क्या होता है? अपोजिट मूवमेंट होता है। तो यहां से बच्चों अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। एक क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, ये 2 क्रोमैटिड। अब एक एक क्रोमैटिड मूव करेंगे तो ये वाला क्रोमैटिड बेटा ऊपर जाएगा टूट के, ये वाला क्रोमैटिड ऊपर जाएगा, और ये अपोजिट वाला इधर लाएगा खींच के, ये अपोजिट वाला यहाँ लाएगा इसको। ये क्रोमैटिड जो है, ये क्रोमैटिड है। क्या है बेटा ये आप बताइए क्या है? ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ये किसका मोमेंट हुआ? अब बताओ, तुमको बताया था मैंने कि एक को ये वाला पूरा क्या हुआ बेटा? ये यहाँ से लेके ये पूरा, ये क्या है? ये है 1 क्रोमैटिड, ये 1 क्रोमैटिड, ये 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड। तो यहाँ पे किसका मोमेंट हो रहा है अपोजिट पोल पे? अब बताओ, दोनों क्रोमैटिड आपस में क्या भाग रहे हैं? अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ठीक, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है ना। दोनों के बीच की क्या हो रही है बच्चों? दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे आर्म। क्या बोलते हैं इसको? आर्म कहते हैं, ठीक है ना। इसकी आर्म देखो बिहाइंड की तरफ है, ठीक। ये जहां से अटैच है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं?
इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, एनाफेस में क्या होगा बच्चों, एनाफेस में हम देखिए कंडीशंस लिख रहे हैं दिमाग खोल के। एनाफेस में वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू, ये है वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू, अब बताइए कितने क्रोमैटिड यहाँ है बेटा, बताओ कितने क्रोमैटिड तुम्हें लग रहे हैं एनाफेस में। हाँ काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ठीक, बताइए बच्चों वन क्रोमोसोम ये क्या है, वन क्रोमैटिड, वन क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर, वन सेंट्रोमियर। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे वन क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड, बताइए बच्चों। हाँ भाई वही काइनेटो, ये बीच वाला तो सेंट्रोमियर होगा ना, इसके ऊपर काइनेटोकोर लगा होगा, ये काइनेटोकोर लगा होगा, ये काइनेटोकोर लगा होगा। ठीक, बताइए वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड, ये कितने लोग बात समझ गए, कितने लोग बात समझ गए, वन सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेरी, याद रखना इन एनाफेस क्रोमोसोम टेम्परेरी डबल हो जाते हैं, टेम्परेरी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, टेम्परेरी डबल हो जाते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे इसको कहोगे बच्चों 10 क्रोमोसोम है, मेटाफेस में ये 10 क्रोमोसोम है, तो अब बताओ यहाँ पे क्रोमैटिड देखो 10 क्रोमैटिड यहाँ जाएंगे, 10 क्रोमैटिड यहाँ आएंगे, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि क्रोमोसोम टेम्परेरी डबल इन एनाफेस, क्रोमोसोम टेम्परेरी क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं एनाफेस में। बताइए कितने लोग समझ गए। क्लियर बेटा, ये खींचता है, ये सेंट्रियोल किस लिए है, सेंट्रियोल आप खींचेगा एक तरफ। ठीक, अब देखिए टीलोफेस में क्या होता है, ठीक दिमाग लगा के, टीलोफेस में क्या होगा, टीलोफेस में बेटा ये अपोजिट यहाँ पे आ गए थे, ये तो था बच्चों एनाफेस, एनाफेस में ऐसे ही तो देखा, एनाफेस में आपने ऐसे देखा, ये एनाफेस था। अब इसमें क्या होगा, ये अगेन बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेंगे। टीलोफेस में क्या होता है, जो प्रोफेस का जस्ट अपोजिट होता है, जो प्रोफेस में गायब हुआ था वो टीलोफेस में आएगा। तो ये है न्यूक्लियस बना लिया, ये वाले यहाँ पे कंडेंस्ड हो जाते हैं, इस तरीके से कंडेंस्ड हो गए। ठीक, और ये वाले इस वाले पोल पे, ठीक, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, ये बन गया। और ये क्या है बच्चों, ये पूरा सेल था, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने अपना यहाँ पे, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस आएगा, न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है बच्चों टीलोफेस, क्या होता है, टीलोफेस। ठीक, अब टीलोफेस में क्या कह सकते हैं हम, कि जो वहाँ डिसअपियर हुए थे प्रोफेस में वो यहाँ आएंगे, यानी गोल्जी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे रीअपियर होंगी, क्या होंगी बच्चों, रीअपियर इन टीलोफेस। टीलोफेस में ये क्या होंगी बच्चों, रीअपियर होंगी। ठीक, ये सब जो है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा।
अब यहाँ से अगर साइटोप्लाज्म काट दोगे, दो सेल से आपस में बन जाएंगी, जिसमें न्यूक्लियस देखो इसका इधर आ चुका है, उसका न्यूक्लियस इधर, इसका डीएनए अलग, उसका डीएनए अलग, इसमें न्यूक्लियोलस अलग, उसका न्यूक्लियोलस अलग, इसमें गोल्गी बॉडी अलग, उसमें गोल्गी बॉडी अलग, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग। तो सबका जो है एक एक ऑर्गेनेल सबके यहाँ पहुँच गए। अब यहीं से डिवीज़न अगर हो जाएगा तो दो सेल, एक सेल वो, एक सेल ये बन जाएगी। नहीं समझ पाए? एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर बच्चों? एक बार बात कर लें थोड़ा सा, बताइए फटाफट, कोई बोल नहीं रहा है। चलिए एक बार और समझते हैं। क्लियर है ना? चलो अब देखो, सब ये समझने वाला है बेटा, रटोगे चले जाओगे, रटोगे गए। ये है प्रोफेस, क्या है ये? प्रोफेस। ये है मेटाफेस, ये है एनाफेस, ये है टीलोफेस, यहाँ पे तुम्हें क्या हुआ था बच्चों? वन क्रोमोसोम, ये देखिए, ये डायग्राम बना था, ये स्ट्रक्चर था, सबने देखा, ये काइनेटोकोर, ये का हमेशा क्रोमोसोम का नंबर सेंट्रोमियर से बताते हैं हम लोग। किससे बताते हैं? सेंट्रोमियर से। तो वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है बेटा, ये क्या है? सेंट्रोमियर। कितना सेंट्रोमियर है? एक। वन क्रोमोसोम, वन सेंट्रोमियर इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड। टू क्रोमैटिड कौन कौन सी? एक क्रोमैटिड ये हुई, एक क्रोमैटिड ये हुई, पूरी एक क्रोमैटिड ये हुई बेटा, है ना? एक क्रोमैटिड ये हुई हमारी, और जो है दूसरी क्रोमैटिड हमारी ये हुई। समझ रहे हो क्रोमैटिड? कौन सी चीज़ कितने कैसे है नहीं समझ। स्पिंडल फाइबर से खींचता है, किस चीज़ नहीं, कौन सी चीज़ है ये समझ गए कि नहीं? वन क्रोमोसोम, वन सेंट्रोमियर, टू क्रोमैटिड। अब मेटाफेस में क्या होगा? सेम कंडीशन, वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड। सेम कहानी। एनाफेस में क्या होता था? वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर इज इक्वल टू वन क्रोमैटिड। यहाँ पे एक क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे मूव करते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? टीलोफेस में अगेन वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन सेंट्रोमियर इज इक्वल टू टू क्रोमैटिड, ठीक। समझ गए? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसी पे। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया है? बताओ फटाफट, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया?
बताओ बेटा फटाफट, कमेंट कोई नहीं कर रहा है, बेवकूफों की तरह बैठे हो। जी रोहित बेटा बताइए फटाफट, क्या नहीं समझ में आया? जिसको क्लियर नहीं वो सवाल पूछे। सवाल पूछूंगा, अगर कोई नहीं बता पाएगा तो फिर समझ लेना मजाक चल रहा है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर कैसे खींचता है? उसके पास प्रोटीन होती है, ठीक है ना, वो एक क्रोमोसोम को दूसरे अपनी जो है अपोजिट पोल पे खींचता है प्रोटीन से। और बताओ, और किसको नहीं आया? चलो सवाल बताना शुरू करो। क्वेश्चंस लिखते हैं, क्लियर? चलिए ये बताओ, ऑर्डर ऑफ लॉन्गेस्ट फेस कौन सा होता है? ऑर्डर बताना है। लॉन्गेस्ट फेस बताइए बेटा, लॉन्गेस्ट फेस कौन सा होता है? प्रोफेस सबसे लॉन्गेस्ट होता है, देन आता है मेटाफेस, देन आता है बच्चों टीलोफेस, देन आता है बच्चों एनाफेस। ये ऑर्डर होता है फेस का, ठीक। प्रोफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, देन मेटाफेस, देन टीलोफेस, देन एनाफेस होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना? याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी? चलिए अब 2-3 क्वेश्चंस करवा देते हैं, देखें कितने लोग कर लेते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस बताइए सभी लोग। 3 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है ना? जो नहीं बता पाएगा तो फिर समझ लेना, सभी को बताना है। लिखिए अ सेल हैविंग 20 ग्राम DNA, 20 ग्राम DNA and 14 chromosome, 14 chromosome divide and forms 2 daughter cells. Two daughter cells. Find out number of DNA and chromosome in, पहला क्वेश्चन, in G1 phase, G2 phase, S phase and M phase। चलिए
बताइए फटाफट। G1 S G2 M। चलो बच्चों बताओ फटाफट। चलिए फटाफट बताइए बेटा, फटाफट बताओ। बीस ग्राम G1, 40 ग्राम S, 40 ग्राम G2। इसको सीक्वेंस में लिख लो, अगर तुम्हें लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है तो इसको ऐसे कर लो। G1 के बाद S कर लो, S फेस, और इसको कर लो G2 फेस, और देन M फेस। क्या है ये? सेल है, यहाँ पे सेल है, सेल हैविंग 20 ग्राम DNA 14 क्रोमोसोम। इसके ये सेल है बेटा, इसके पास क्या है? 20 ग्राम DNA एंड 14 क्रोमोसोम। अब क्या होगा? ये सेल्स डिवाइड करेगी, सेल्स डिवाइड करेगी तो दो सेल बनेगी। जब दो सेल बनेगी अब देखो इसमें दो कंसेप्ट है, दोबारा सुन लो, इसमें दो कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे लिख रहा है कि अ सेल हैविंग, अगर ये कह रहा है, और एक होता है डिवाइडिंग सेल हैविंग, डिवाइडिंग सेल हैविंग, ये दो क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं। पहली चीज दिमाग लगाओ, अगर कह रहा है कि अ सेल हैविंग और डिवाइडिंग सेल हैविंग, अगर डिवाइडिंग सेल कहेगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेटाफेज के पहले से। अगर डिवाइडिंग सेल कह रहा है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर कह रहा है कि अ सेल हैविंग, इसका मतलब डिवीज़न हो चुका है, तब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, G1 फेज से स्टार्ट करेंगे। किस फेज से? ये हम मानेंगे कि सेल्स कहाँ पहुँच चुकी है? G1 में पहुँच चुकी है, सेल्स यहाँ पहुँच चुकी है। फिर से सुनिए, फिर से सुनो, अगर डिवाइडिंग सेल कहेगा तो यानी हम लोग M फेज के पहले से शुरुआत करेंगे, तो यानी ये डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगी, तब आंसर हमारा कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अ सेल हैविंग, तो हम लोग शुरुआत करेंगे, मानेंगे कि सेल G1 में है। सेल कहाँ पे है? G1 में है। तो G1 में सेल अगर है तो इसके पास क्या है? 20 ग्राम DNA, 14 क्रोमोसोम। अब बताओ S में क्या होगा? S में क्या होगा बेटा? 40 ग्राम DNA और 14 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा बेटा? बताओ फटाफट। क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। G2 में आएगी तो क्या होगा इसके पास? 40 ग्राम DNA एंड 14 क्रोमोसोम। ये आंसर आएगा तुम्हारा। समझ गए? अब बताओ, ये सेल यहाँ आ चुकी है, अब ये यहाँ से डिवाइड करेगी। जब यहाँ से डिवाइड करेगी तो इसके पास क्या आएगा? 20 ग्राम DNA, 14 क्रोमोसोम। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? बताइए। अगर यही क्वेश्चन डिवाइडिंग सेल से होता, समझ गए सारे लोग कि नहीं समझ पाए? एस फेस में डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंथेसिस हो रही है एस फेस में डीएनए की। ठीक, अब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अगर, यही सेम क्वेश्चन अगर वो कहे कि, सेम क्वेश्चन अगर वो कहे कि डिवाइडिंग सेल,
ये है G1, ये है S, ये है G2, ये है M। अगर ये कहे कि डिवाइडिंग सेल्स हैविंग, डिवाइडिंग सेल, अगर वो कहे कि डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल्स हैविंग, इसका मतलब डिवाइडिंग सेल्स का मतलब इसके पास क्या है बच्चों, DNA 20 ग्राम, क्रोमोसोम कितना है 14। अब बताओ ये डिवाइडिंग सेल्स जब डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, ये 2 डॉटर सेल्स बना। DNA का अमाउंट तुमने पढ़ा था कि जब कभी भी एक सेल से 2 सेल बनेगी DNA का अमाउंट हाफ होगा, तो यहाँ पे कितने ग्राम बचेगा बच्चों DNA, 10 ग्राम DNA यहाँ आएगा। क्रोमोसोम सेम 14 क्रोमोसोम अगेन, इसमें भी क्या आएगा 10 ग्राम DNA एंड 14 क्रोमोसोम। क्लियर। अब बताओ क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेल्स यहाँ आएगी जीवन में, तो जीवन में क्या होगा बच्चों 10 ग्राम DNA एंड 14 क्रोमोसोम। इसमें सेल आ गई तो इसमें क्या होगा, जस्ट एस फेज में सिंथेटिक फेज DNA डबल होता है, 20 ग्राम DNA 14 क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स यहाँ आ गई, अगेन वही 20 ग्राम DNA जो पहले थी और 14 क्रोमोसोम आएगी। बताओ कितने लोग समझ पाए, कितने लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए। आई एम रियली सॉरी गुरुजी, नेटवर्क स्लो है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। बताइए कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ गए बताओ बेटा। अभी भी नहीं समझे तो डूब जाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन और करवा दें इसी पे, एक क्वेश्चन और बढ़िया से क्वेश्चन कराते हैं ढूंढ के। करा दें, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। समझ गए, यस सर क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करो, माइटोसिस बेटा अगर आ गई तो बाकी चैप्टर कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि a cell having 24 chromatids, 24 क्या है बेटा, क्रोमैटिड्स है, 24 क्रोमैटिड्स इन मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज स्टेज then find out number of chromosome in each daughter cell, number of chromosome in each daughter cell formed by mitosis, फॉर्म्ड बाई माइटोसिस। बताइए बेटा, एक सेल है जिसके पास 24 क्रोमैटिड्स हैं, अब बताइए कितने क्रोमोसोम होंगे, बता दीजिए। A cell having 24 chromatids in metaphase stage, चलिए ज्योति 12 क्रोमोसोम, ठीक है देखते हैं।
ठीक। 24 क्रोमैटिड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? 24 क्रोमैटिड्स का मतलब ये बताओ, ये कितने क्रोमैटिड्स? 4 क्रोमैटिड हो गए ये दोनों, तो 2 क्रोमोसोम। तो 24 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 12 क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम होता है, तो कितने जाएंगे? ईच डॉटर सेल में 12 इसमें 12 इसमें जाएंगे। समझ गए? 24 क्रोमोसोम नहीं होंगे बेटा, क्योंकि देखो तुम बना के दिखा दे रहे हैं। ये बताओ इसमें कितने क्रोमैटिड हैं? 2 क्रोमैटिड। 2 क्रोमैटिड है ना, 2 क्रोमैटिड 1 क्रोमोसोम। 2 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम। 2 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। तो क्या हो जाएगा ये? 24 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 12 क्रोमोसोम, तो 12 जाएंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसी का एप्लीकेशन आगे है। अगर ये आप समझ गए माइटोसिस तो मियोसिस कुछ नहीं है। बाय बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। हवा हवाई में काम नहीं चलने वाला है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, आज हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन कराए हैं, सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। हम लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर देंगे। 100 कल भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सुन लीजिए दिमाग लगा के। एक बात और सुनिए, टुमारो एट 5 PM। कब? टुमारो एट 5 PM क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बायोमॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, होगा, जिसको आप लोगों को क्लास करनी है। ये जुनून बैच में कराएंगे। किस में कराएंगे? जुनून बैच में। लेकिन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको भी करनी है। सेम टॉपिक, सेम चैप्टर, गजनफर वेट, ठीक, सबको करनी है। समझ गए? आज हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन कराए हैं, वो आज सब लोग देख लेंगे उसको। और कल जो है 5 बजे जो है आपको मिलना है 5 PM पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन बायोमॉलिक्यूल्स। चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स को कायदे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ओके बच्चों, बाय। आज के लिए इतना ही, ठीक। अगर टॉप करना है, अच्छा करना है, तो बेटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चीज़ें आसान नहीं हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन? हवा हवा मत रहिए, उड़ेंगे ना, गिरेंगे तो फिर पता नहीं चलेंगे गए कहाँ। तो पढ़ाई एकदम जोश में करिए। अम्ब्रेला तो